सेल को छोड़ करके हम लोग विल के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर हम लोग विल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो विल पे चर्चा कर लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है मेरे भाई। अब सवाल पैदा होता है कि सर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एसएएस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला वह पटना गया, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, वह पटना गया। एक्चुअली एक नहीं, ये दो सेंटेंस के मिलने से बनता है। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हुआ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार बोर्ड वाला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं टेंस को लेकर के। आज की क्लास में हम लोग टेंस को लेकर के बात करने वाले हैं। ये जो 10 से 15 मिनट का सेशन होने वाला है, इसमें पूरे के पूरे टेंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बात समझ में आया? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग बात करते हैं इस टेंस को लेकर के। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टेंस आपके इंग्लिश का बेस होता है मेरे भाई, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आप सभी लोग पूरे के पूरे वीडियो को बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ वॉच कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेंसेस को लेकर के, टाइप्स ऑफ टेंसेस को लेकर के। और मैं इस बात को अच्छे तरीके से बोल सकता हूं कि सर अगर इस पूरे के पूरे क्लास को कर लेते हो तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में यह आएगा कि सर ये टेंस का मामला रियल में क्या होता है। देखिए बड़े आराम से देखना है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये टेंस क्या होता है, इसके बारे में जरा बताइए। सर इसको डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन में लिखता हूं और इसको दिमाग में मैं डालने की कोशिश करता हूं। ये जो टेंस होता है ना प्यारे बच्चों, ये बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है मेरे दोस्त? आपका जवाब होगा कि सर टाइम ऑफ एक्शन को। इसका मतलब हुआ एक्शन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया गया है, वही अपने आप में कहीं ना कहीं टेंस कहलाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे लाल कि सर ये टाइम क्या होता है, तो या फिर कितने प्रकार का होता है, तो आप तमाम बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर इसको कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने की बात करते हैं। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं दोस्त। जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम लोग पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला होता है ना, इसको हम लोग फ्यूचर का नाम देते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग भविष्यत बोलते हैं। बात समझ में आया? खैर, हिंदी से अपन को कोई ज्यादा मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुनो। इसके बाद हम बात करते हैं इस एक्शन को लेकर के प्यारे बच्चों। तो इसको मैं फिलहाल के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। जो सबसे पहला एक्शन होता है, जो सबसे पहला होता है मेरे भाई, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं पता है? उसका नाम हम लोग देते हैं इंडेफिनिट। क्या देते हैं मेरे भाई? इंडेफिनिट। कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दूसरा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है। जो तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। और जो चौथा होता है ना, उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बोलो बोलो। आपका जवाब होगा कि सर इसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम देते हैं। मामला क्लियर है भाई? अरे बोलो ना। आप बोलोगे हाँ सर मामला क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो एक्शन है इसको दिखाने का काम कौन करता है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर एक्शन को दिखाने का काम जो करता है उसका नाम वर्ब होता है। वर्ब को अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। अलग अलग इसके फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एसएएस वाला मामला, जिसको लोग V5 का नाम देते हैं। खैर, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर ये जो टेंस है ना, इसको कुल मिलाकर के हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे अगर देखा जाए मेरे भाई, तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकंड वाले को पास्ट टेंस बोलते हैं, और थर्ड वाले को हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि सर इसको भी अलग अलग 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के 12 फॉर्म्स होते हैं मेरे भाई। तो इन 12 के 12 टेंसेस को हम लोग बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिस टेंस को लेकर के मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिस टेंस को लेकर के, वो आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके। किसको लेके मेरे भैया? आपका जवाब होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के। बड़े आराम से आपको देखना है। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के मेरे दोस्तों, तो इसके लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रेजेंट को लेकर के बात किया जाए
तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का मामला अपना जाता है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। जब इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहता है दोस्त, एक बार फिर से सुनना, जब इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहता है तो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर देखा जाए, अब सवाल पैदा होता है कि सर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब आपका सब्जेक्ट रहता है प्लूरल, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट रहता है मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर। क्या रहता है बोलो? आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। सर जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, तो ये हैबिट को शो करने का काम करता है, हैबिट को बताता है प्यारे बच्चों, या फिर रूटीन एक्शन को शो करने का काम करता है। इस बात को दिमाग में डाल लेना। हैबिट क्या होता है, रूटीन एक्शन क्या होता है? जो चीज हर दिन होती है। जैसे जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है मेरे भाई, ये डेली उगता है, इसको कोई नहीं ये कर सकता है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल स्टेटमेंट का भी नाम देते हैं। बात समझ में आया? बोलो ना, बात समझ में आया? अब जरा सा देखो, जैसे मैंने आपके सामने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अगर इसी को नेगेटिव आप बनाओगे, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। बात समझ में आया? तो ये आपका जो मामला है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का मामला है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है और अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, तो डू या फिर डस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डू का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, और डस का इस्तेमाल तब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर। बस जैसे वह क्रिकेट खेलती है, सी प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, सी डस नॉट प्ले क्रिकेट। बोलो हाँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के। बड़े आराम से आपको देखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के बात करते हैं मेरे भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मामला क्या है? कोई ऐसा एक्शन जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। यहां पे अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई, तो एन के साथ आईएनजी फॉर्म लग रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता यह है प्यारे बच्चों कि इज, एम, आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल क्लियर है। जब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहता है तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला, एकदम प्यारा सा सेंटेंस, उसको फिर से लिख देते हैं यार। लिख देंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी बातें। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्या बोलोगे दोस्त? आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भैया। आप बोलोगे हाँ सर, मामला क्लियर है। और जैसे मैंने बोला कि सीता फुटबॉल खेल रही है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। बात समझ में आया? वह टहल रही है, शी इज वॉकिंग। ये सारी बातें दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। मामला क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिस टेंस को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? बोलो बोलो। आप बोलोगे सर उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के जब बात आती है मेरे भाई, तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का, इसके बाद हैज का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। हैज, अरे यार, हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का मामला आगे जाएगा। अगर इसी को नेगेटिव फॉर्म में लेकर के जाना है तो सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब और प्लस धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता हुआ जाएगा। मामला क्लियर है? परफेक्ट का मतलब होगा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जिसको हम लोग रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। बातें समझ में आई? अब देखिए मेरे भाई, जब हम बात, जैसे मैंने बोला कि सर रमन एग्जाम पास कर चुका है, रमन हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। मैंने बोला रमन एग्जाम पास कर चुका है, तो क्या बन जाएगा? रमन हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। क्वालिफाइड द
एग्जाम। बोलो बातें समझ में आई? तुम बोलोगे हाँ सर। रमन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर चुका है तो क्या बनेगा? आप बोलोगे सर बन जाएगा रमन हैज नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम। बस हो गया मेरे भाई। मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटेन अ लेटर। आई हैव रिटेन आई हैव रिटेन अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। रिटेन अ लेटर, ये चीजें आपको पहले से पता है मेरे भाई, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मामला भी मेरा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा सा देखिए मेरे भाई। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस को लेकर के बात करते हैं तो क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है मेरे भाई, सिंस या फॉर। और इसके बाद आपको टाइम देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको टाइम देखने को मिलेगा मेरे भाई। आपको अच्छे से पता है कि हैज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंगुलर के लिए और हैव का इस्तेमाल करते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहता है। बोल लो हाँ। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सिंस का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करेंगे, फॉर का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं सिंस को लेकर के ना, तो फिक्स टाइम को बताने के लिए, फिक्स टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये फिक्स है। जनवरी, फरवरी, ये फिक्स है। 2009, 2013, 2020, 2022, ये सब फिक्स है। तो याद रखना मेरे भाई। जैसे मैंने बोला बचपना, चाइल्डहुड, ये सब फिक्स है मेरे भाई। तो मैंने बोला मंडे, तो इसके पहले हम लोग सिंस मंडे का इस्तेमाल कर देंगे। बोलो हाँ। अरे बोलो भाई, आप बोलोगे हाँ सर, मामला तो क्लियर है। जैसे मैंने बोला 2009, तो आप लिख सकते हो सिंस 2009। बात क्लियर है। जैसे मैंने बोला फ्राइडे, तो आपका जवाब होगा सिंस फ्राइडे। मैंने बोला मेरे भाई बचपना, तो सिंस चाइल्डहुड। बस इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस फॉर को लेकर के कि सर फॉर का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, हम लोग फॉर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? तो कैलकुलेटेड टाइम को बताने के लिए, कैलकुलेटेड टाइम, कैलकुलेटेड टाइम को बताने के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तुम बोलोगे सर कैलकुलेटेड टाइम कहने का मतलब क्या हुआ? तो कैलकुलेटेड टाइम कहने का मतलब हुआ एक ऐसा समय जिसमें एक ड्यूरेशन हो, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला वह 2 दिनों से बीमार है, 2 दिनों से, 1 दिन 2 दिन, कैलकुलेट किए ना, गिनती किए ना, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर 2 डेज। क्या लिखेंगे भैया? 40 जी। वह 4 महीनों से दिल्ली में रह रहा है, 4 महीनों से, 1 2 3 4 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे फॉर 4 मंथ्स। बात समझ में आ रहा है भाई? अरे बोलो ना, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी बातें दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो हाँ या ना। जैसे मैंने बोला मैं 2021 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? 2021 अपने आप में फिक्स हुआ, तो इसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, I have been teaching English since 2021। बस बन करके तैयार है, बन करके तैयार है मेरे भाई। बोलो ना। आप बोलोगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल क्लियर है। वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटों से, कैलकुलेट कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, यहां पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल नहीं फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या बनेगा? ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। बस बन करके तैयार है भाई, बन करके तैयार है। यानी ये प्रेजेंट का पूरा मामला मैंने अच्छे तरीके से आपके दिमाग के अंदर डाल दिया। अब हम लोग बात करते हैं सर पास्ट को लेकर के कि सर ये पास्ट क्या होता है और किस तरीके से पास्ट काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए प्यारे बच्चों जरा सा हम लोग देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनना। जब हम लोग बात करते हैं इस पास्ट को लेकर के मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा और हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि वह पटना गया, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? वह पटना गया, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना। हो गया मेरे भाई,
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट, आई रोट अ लेटर, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, बस हो गया, बात समझ में आया। और वह आम, उसने एक आम खाया, ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो, बस इट का सेकेंड फॉर्म इट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के, कि सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, गौर से सुनो। तो सर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे बोलो ना, आप बोलोगे हाँ सर। इसके बाद या तो वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे भाई, या तो वर का इस्तेमाल करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए वर्ब की आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का मामला जा सकता है, यानी आगे हम लोग जो लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करेंगे, तो याद रखिएगा जब आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, यानी हम कह सकते हैं कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग वर्ड्स वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। बस जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि क्या बोला मेरे भाई, क्या बोला, मैं क्रिकेट खेल रहा था, सुनो सुनो सुनो, तो क्या बन जाएगा, आपका जवाब होगा, बन जाएगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनेगा दोस्तों, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बस बन करके तैयार है भैया, बन करके तैयार है। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बन जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बस यही तो है मेरे भाई, अरे यही तो आपके सामने है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, आप बोलोगे हाँ सर मामला क्लियर है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के, कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ध्यान से सुनना, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली एक नहीं दो सेंटेंस के मिलने से बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके स्ट्रक्चर पे जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स के ऊपर चर्चा करते हैं, एग्जांपल्स ज्यादा सुटेबल होगा मेरे भाई। देखिए वैसे इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, ठीक है। हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये बनेगा। बात समझ में आया। एक्चुअली एक नहीं ये दो सेंटेंस के मिलने से बनता है। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हुआ। बात समझ में आया मेरे भैया, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला आपके सामने, एक बार फिर से लिख ही देता हूं ना, क्या ही दिक्कत है। मैंने बोला कि सर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मैंने क्या बनाया मेरे भाई, तो मैंने आपके सामने बनाया द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। बात समझ में आया। वैसे अगर देखा जाए ना, तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो एक सेंटेंस यहाँ है मेरे भाई और एक सेंटेंस यहाँ है। जब भी हम लोग पास्ट परफेक्ट को लेकर के बात करते हैं तो इसके लिए एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक ही सेंटेंस को लेकर के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीजें है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले से जानते हो मेरे भाई इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट को लेकर के, इसके बाद इसमें हैड लगाते हैं मेरे भाई, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और धीरे धीरे मामला को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं और साथ में टाइम का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या कर रहे थे मेरे भाई, तो वहां पे हम लोग हैज या हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो जैसे मैंने बोला कि मैं वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या बनाओगे मेरे भाई, ही हैड बीन playing cricket, he had been playing cricket, he had been playing cricket for 2 hours, for 2 hours यानी 2 घंटों से। बात समझ में आया। he had been playing cricket for 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था।
जैसे मैंने बोला कि मैं 15 मिनट से टेंस पढ़ा रहा था, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, आई हैड बीन टीचिंग आई हैड बीन टीचिंग टेंस आई हैड बीन टीचिंग टेंस फॉर 15 मिनट्स 15 मिनट्स, ये बन करके तैयार हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। और सिंस का इस्तेमाल कहां पे करते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हो मेरे भाई, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस फ्यूचर को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के कि सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट का मामला क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इतना आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर फ्यूचर को बताने के लिए हम लोग शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर, ये बातें तो पहले से पता है। तो आइए देखिए, जब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर को लेकर के तो सर इसके साथ हम लोग शैल विल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, इसके बाद शैल या फिर विल, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं मेरे लाल। बस हो गया। जैसे मैंने बोला कि सर अच्छा शैल का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, तो हम लोग आई के साथ और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली आजकल ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना, सामान्यतः आजकल हम लोग आई के साथ और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए। फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में कोई काम करोगे लेकिन वो चीजें फिक्स हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग विल का इस्तेमाल कर सकते हैं आई के साथ और वी के साथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। देखिए जैसे मैंने बोला कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिखा कि मनीषा नहीं, अंशिका, नाम जरा फेमस है तो अंशिका का नाम ही लिखो ना, क्या ही दिक्कत है। अंशिका कल दरभंगा जाएगी, तो क्या लिखोगे मेरे भाई, अंशिका, ए फॉर अंशिका, अंशिका विल गो टू दरभंगा टुमारो। टुमारो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आने वाला कल, यानी फ्यूचर को लेकर के बात करेगा, ठीक है। अरे ठीक है मेरे भाई, आप बोलेंगे हाँ सर मामला तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है जल्दी से बोलना। आप बोलोगे सर अगला का नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है मेरे भाई, तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा किया जाए तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इसके बाद मेरे भाई विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे, बोलो हाँ या ना। तुम बोलोगे हाँ सर मामला तो बिल्कुल क्लियर है, मामला तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख देते ना, क्या ही दिक्कत है। आई विल का सेल को छोड़ करके हम लोग विल के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर हम लोग विल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो विल पे चर्चा कर लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है मेरे भाई। मैंने बोला राधिका विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राधिका विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बस हो गया। राधिका क्रिकेट खेल रही होगी, राधिका विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आया। चलिए इसके बाद मैंने आपके सामने ये लिखा कि सर वह एक नॉवेल लिख रहा होगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ही विल बी राइटिंग अ नॉवेल, ही विल बी राइटिंग अ नॉवेल, कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से आप देखोगे तो ये बातें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के हम लोग बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, देखिए बड़े आराम से आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे इतना आपको पता है कि सर फ्यूचर को बताने के लिए हम लोग शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। लास्ट वाला जो था ना, यहाँ पे हम लोग शैल भी या फिर विल भी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ज्यादातर हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विल केवल लिखा है, ठीक है। कोई भी बच्चे ये मत बोलना कि सर शैल भी तो होता है, मैं कहाँ बोलता हूँ नहीं होता है मेरे भाई, ये तो आप पहले से जानते हो, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे मेरे भाई, इसके बाद क्या
लिखेंगे जल्दी से बताना मेरे भाई। आपका जवाब होगा या तो सेल लिखेंगे सर, या तो विल लिखेंगे। इसके बाद हैव प्लस वर्ब का, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ सर, मामला तो बिल्कुल क्लियर है, मामला तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। ठीक है, यानी परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीट हो गया होगा, यानी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का नाम देते हैं। बात समझ में आया? एग्जाम्पल को लेकर के अगर मैंने बात किया तो मैंने लिखा मेरे भाई रमन, रमन विल हैव, रमन विल हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। रमन एग्जाम क्वालिफाइड कर चुका होगा। रमन विल हैव एग्जाम, विल हैव क्वालिफाइड द एग्जाम बन करके आपके सामने तैयार है मेरे भाई। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं जिस टेंस को लेकर के, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना। आप बोलोगे सर फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिमाग में आप डाल लो। सुनो मेरे भाई, इसके लिए क्या करते हैं ये आप पहले से जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फिर भी आपके सामने लिख देता हूं मेरे भाई, ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए। बोलो हाँ या फिर ना, बोलो हाँ या फिर ना, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे हाँ सर, मामला तो बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद या तो शैल का इस्तेमाल करेंगे या तो विल का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? परफेक्ट को बताने के लिए हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, इसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का तो इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअस को शो करते हो। और सर वैसे तो जनरली यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे फिलहाल के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर लो, आपके तसल्ली के लिए ये बातें मैं बता रहा हूँ। रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपका अभी स्टैंडर्ड इतना ही है मेरे भाई, तो आपके हिसाब से हम लोग सभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आई, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। तुम बोलोगे हाँ सर, ये भी मामला तो पूरी तरीके से क्लियर है, क्लियर है। आइए मेरे भाई, राम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। राम नहीं रमन लिखो ना, क्या ही दिक्कत है। रमन विल, रमन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वैसे जनरली फॉर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे भाई, मतलब फॉर या सिंस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में नहीं करते अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों को सीख रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, और इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना है। बोलो मेरे भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर आपको समझ में आ गई है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर एक बार यस सर लिखना, ताकि मुझे पता चले आप तमाम बच्चों की ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपके मैं दिमाग में डालने की कोशिश किया हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, लव यू ऑल।